आज हम करेंगे चैप्टर 4 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। पहले मैंने आपको इन टेक्स्ट वाले कराए जो आपके लेसन के बीच में थे, और इसमें हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें तीनों का मतलब डिफरेंस भी हो सकता है या गुणों की तुलना भी कह सकते हैं इसको हम। तो देखिए बेटा, आप ये क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले तो ये परमाणु के कण हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, इसको हम संकेत कैसे लिखते हैं इनका। हम इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं -1 E0, ऐसे लिखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, तो ये लिखना है आपको -1 E0, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है प्रोटॉन का। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, तो प्रोटॉन के लिए आपको यूज़ करना है +1 P1, ऐसे लिखना है। और न्यूट्रॉन को आपको लिखना है 0N1। इस तरह से इसके संकेत को हम दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बेटा, ये प्रोटॉन का है और ये न्यूट्रॉन का है, याद रहेगा बेटा। अब आवेश देखो बेटा, आवेश मतलब इसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक होता है, ये आपने लिखना है। ये 3 हमने हेडिंग बना दिया इसके गुणों की। सबसे पहला संकेत है, दूसरा आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज भी जिसे हम कहते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब इसका द्रव्यमान क्या होता है बेटा? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। अब प्रोटॉन का 1 इकाई द्रव्यमान होता है बेटा, और न्यूट्रॉन का भी 1 इकाई द्रव्यमान होता है, ठीक है बेटा। ये है इसका द्रव्यमान। अब आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? जे टॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया था बेटा, उसकी क्या सीमाएं हैं? तो दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को जे टॉमसन के मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका था। जो दूसरे वैज्ञानिकों ने बेटा प्रयोग किए थे, उनके परिणाम जो आए थे, उनको जे टॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं समझा सका था, ठीक है बेटा। ये थी इसकी सीमाएं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? रदरफोर्ड के अनुसार, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। उन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड के पहले देखो बेटा, पहले जे टॉमसन ने दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया था, और उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या सीमाएं थी बेटा? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। मतलब ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर मतलब वृत्त की शेप में चक्कर लगाते हैं। परंतु वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है, वो इधर से उधर घूमते रहते थे, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरित का मतलब वो उसकी गति होगी। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। उसमें से क्या निकलेगी बेटा? जब आवेश होगा कणों पर तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा था? ऋणात्मक आवेश था बेटा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, मतलब अपनी ऊर्जा बिखेर देगा। कौन था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? वो स्थायी कक्षा में घूमता हुआ अपनी ऊर्जा को बिखेर देगा, और जब वो ऊर्जा बिखरेगी तो वो किससे टकरा जाएगी? नाभिक से। इस प्रकार परमाणु अस्थिर होता।
परंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। अब हमें क्या पता चल चुका है बेटा, परमाणु स्थायी होते हैं। और उनके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा था, अस्थिर था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे थे वर्तुलाकार मार्ग में, वो गोलाकार कक्षा में क्या होता था, उनका इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं थे, वो ऐसे चक्कर लगाते रहते थे। तो जो उनका आवेश था, ये आवेशित कण था, आवेश कौन सा था इनके पास बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश, तो ये बन गए आवेशित कण इलेक्ट्रॉन। ये गोलाकार कक्ष में क्या करते थे, इस आवेश को त्वरित करते थे। अब त्वरण के दौरान क्या होता था, ऊर्जा का विकिरण होता था। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करता था, वो बिखेरता था और नाभिक से टकरा जाता था। तो इस प्रकार ये परमाणु अस्थिर था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। लेकिन आजकल जो हमें पता है बात, वो है परमाणु स्थायी होते हैं। अब बोर के परमाणु मॉडल बेटा जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, ये है बोर का परमाणु मॉडल। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। अब देख रहे हो बेटा, यहाँ पर ये निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। जैसे रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन बीच में भी आते जाते रहते थे कण के, अपने आवेशित कण के कारण, लेकिन यहाँ पर ये निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उस निश्चित कक्षा को हमने क्या कह दिया बेटा, विविक्त कक्षा। और जब ये विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये कक्षाएं के एलिमेंट या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। आपको बताया था बेटा मैंने कल कि प्रथम कक्ष को हम जैसे के कहते हैं, ये हमारा नाभिक है, और प्रथम कक्ष को हमने क्या नाम दिया था बेटा, के नाम दिया था, और सेकंड को हमने एल नाम दिया था, ये के ये एल। ऐसे ये जो यहाँ पर है 4 कक्ष हैं, तीसरे को हमने एम नाम दिया और चौथे को हमने बेटा एन नाम दिया है, ठीक है। या हम इनको 1, 2, 3, 4 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इस अध्याय में दिए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। अब परमाणु मॉडल की तुलना करनी है बेटा हमने, तो 3 परमाणु मॉडल है हमारे पास, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल। तो इनकी तुलना कीजिए या इनके बीच में अंतर बताइए बेटा। सेम ही बात है, आपके पेपर में आ सकता है कि सभी परमाणु मॉडलों के बीच में अंतर बताइए या सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो जे थॉमसन मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब ये बेटा जो यहाँ पर जे थॉमसन लिखा हुआ है, ये कई बुकों में आपको जे थॉमसन भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम थॉमसन जो आपको मिले कह सकते हैं। जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेशों से संतुलित रहता है। अब देखो बेटा, और परमाणु क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो बेटा जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है आपको बताया, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो मान लो इसका -4 है, इसका +4 है, क्योंकि दोनों की संख्या तो बराबर है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आवेश क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। एक मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धन आवेशित कणों के रूप में एक गोले के रूप में होता है। तो ये जो सारा आवेश होता है इनका, वो संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है बेटा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धन आवेशित कणों के रूप में एक गोले के रूप में होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये सारा आवेश यहाँ पर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं बेटा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता,
तो ये 0 होता है, और ये प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये सारा आवेश कहाँ आ गया, बीच में आ गया। इसलिए यहाँ पर हम बीच में कई बार प्लस भी दिखा देते हैं ऐसे। इनके बीच बीच में ऋण आवेशित कण धसे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते हैं बेटा, ये कह रहा है ये बीच में धसे होते हैं, ठीक है, यहाँ बीच में धसे होते हैं, इनके बीच में। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या कहता है बेटा? इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी कह सकते हैं कि जे थॉमसन मॉडल के बारे में बताइए, या जे थॉमसन मॉडल के बारे में बताइए। तो आपको ये तीनों मॉडल के बारे में यहाँ से जानकारी भी मिल जाएगी, और उनका अंतर भी आपको करना आ जाएगा, उनकी तुलना भी आपको करनी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हुआ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बेटा, ठीक है, क्योंकि इससे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इन्होंने बीच में इसको क्या नाम दे दिया बेटा? नाभिक। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो ये भी यही बता रहे हैं, इन्होंने कहा संपूर्ण द्रव्यमान गोले के रूप में होता है, और इसमें इसका नाम रख दिया गया परमाणु का द्रव्यमान, संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। ये जो बीच वाला है बेटा, इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? नाभिक। क्या नाम दे दिया है? नाभिक नाम दे दिया है। किसको दे दिया बेटा? जो ये बीच में था, इसका नाम उन्होंने नाभिक रख दिया रदरफोर्ड ने। ये जो बीच में है बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं? नाभिक, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। बातें वही थी बेटा, थोड़ा थोड़ा उन्होंने अलग टाइप में करके बताया। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये तो आपको बेटा मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये ऐसे बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने के लिए आपको बड़ा दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा होता है ये परमाणु की तुलना में, ठीक है। अब बोर परमाणु मॉडल क्या है? बोर परमाणु मॉडल में बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन्होंने बताया ये जो चक्कर लगाते हैं वो निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। तो एक मात्रा और आ जाएगी यहाँ पर बीच में, चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, मतलब ऊर्जा इधर उधर नहीं जाती है। ये कक्षाएं के एलिमेंट, कक्षाओं को हम कोश भी कहते हैं बेटा, और इंग्लिश में इसको हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शेल। के एलिमेंट या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। तो ये था बेटा आपका तीनों परमाणु मॉडल जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं। इनकी हमने तुलना करी है, और ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जे थॉमसन मॉडल के बारे में बताइए, या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में बताइए, या बोर परमाणु मॉडल के बारे में बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। ये देखिए बेटा, मैंने आपको कल लिख के बताया था कि ये इनकी क्या होती है? हाइड्रोजन। जैसे ये किसी तत्व का नाम है, और इसको हम संकेत, कौन से संकेत द्वारा दर्शाते हैं? ये इसका संकेत है। क्या है बेटा? ये इसका सिंबल भी कहते हैं हम इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं संकेत। क्या कहते हैं बेटा? संकेत। हाइड्रोजन को हमने H से दर्शाया, हीलियम को HE से दर्शाना है, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, इसे नियोन को हमने किससे दर्शाया? Ne से। इस तरह ये बेटा आपके पास 18 तत्व आपको दिए गए हैं, और तत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा एलिमेंट। क्या कहते हैं हम? एलिमेंट कहते हैं। तो पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम हमने लिखना है।
कि किस तरह से हम इनको करेंगे। और इसके लिए बेटा आपको क्या बताया था, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। अब परमाणु संख्या आपको बताई गई थी, हाइड्रोजन में क्या होती है 1 2, ये सीरियल में चलेगा बेटा। ऐसे आप यहाँ कहाँ तक लिखेंगे, 18 तक आपने ये एलिमेंट लिखे हैं, तो आपकी परमाणु संख्या भी कहाँ तक हो जाएगी, 18 तक। सीरियल में याद कीजिए, तो आपको परमाणु संख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरियल में जब आपको एलिमेंट नेम याद हो जाएंगे तो आपको परमाणु संख्या भी याद हो जाएगी। अब ये याद रखना है आपको बेटा, किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n⁻² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जहां n कक्ष संख्या है। कक्ष मतलब पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, ये जो आपको बताया था बेटा। और n क्या है, जैसे ये पहला कक्ष है तो हम लिखते हैं n बराबर 1, ये दूसरा कक्ष है तो हम लिखते हैं n बराबर 2। दिख रहा है बेटा आपको। तो पहली कक्षा n बराबर 1 में कुल इलेक्ट्रॉन हुए 2, और n की जगह ये फॉर्मूला बताया आपको 2n की 2। तो जब पहली कक्षा है तो n को भरेंगे हम 1 के ऊपर पावर 2, और 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो बेटा वो 1 ही आता है, तो 2 1 जा क्या आ गया 2। इसी तरह दूसरी कक्षा में हम n को लेंगे 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 2 4 जा आपका आ गया 8। क्लियर है बेटा। ये इस तरह से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। फॉर्मूला रहेगा आपका 2n की 2, मतलब 2n रेज़ पावर 2। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। कितने बेटा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर K में। अब इसका इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे किया हमने, पहली कक्षा में इसमें तो 1 था तो 1 ही आ गया। अब दूसरे में हीलियम में 2 होते हैं परमाणु संख्या बेटा, तो K कक्ष में ही 2 पूरे हो गए, तो L कक्ष में कुछ भी नहीं आया, इसलिए यहाँ पर डैश डैश लगा दिया। अब नंबर 3 जिसकी परमाणु संख्या है लिथियम है वो। अब लिथियम में क्या करा बेटा, पहली कक्षा में आ गए 2, क्योंकि हम मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, तो बचे कितने बेटा 1। वो 1 कहाँ आ जाएगा, दूसरी कक्षा में। इस तरह से ये कक्षाएं बढ़ती जाएंगी बेटा। अगर एलिमेंट दूसरी कक्षा में 8 से अधिक हो जाएंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे बेरिलियम के 2 आ गए, बोरोन के 3 आ गए, कार्बन के 4 आ गए, नाइट्रोजन के 5 आ गए, ऑक्सीजन के 6, यहाँ पे आपका फ्लोरीन के 7 आ गए बेटा। अब नियोन के देखो आप यहाँ पर 8 आ गए, तो मैक्सिमम पूरे हो गए। आपको पता है सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 है। और फिर सोडियम में जब पूरे हो गए यहाँ पर 2 और 8, तो ये थर्ड वाले कोष में चले गए, थर्ड वाली कक्षा में चले गए। इस तरह से बेटा हम इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है बेटा। अगर हम ध्यान यहाँ पर देंगे और हम तीसरी कक्षा का यूज़ करें, तो जैसे देखो आप तीसरी कक्षा का यूज़ करोगे तो n की यहाँ पर n की जगह 3 रखोगे, और ये आपका आ जाएगा 2 × 3 की पावर 2, तो 2 9 आ गया 18। लेकिन आपको याद रखना है, आपको अपनी 9th कक्षा में यहाँ पर तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं। ये जो आपका फॉर्मूला है 2 कक्षा तक तो ठीक बैठता है आपकी कक्षा के लिए, लेकिन जब आप सीनियर सेकेंडरी में जाओगे तो ये ऐसा ही होगा बेटा। और अब आपको ध्यान रखना है आपकी 9th के लिए, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 याद रखने हैं, और फोर्थ में 18 याद रखने हैं, कि इसमें हम इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता आपको सिखाई थी बेटा मैंने, कि हमने जो हमारा लास्ट का बाह्यतम कक्ष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या करनी है, 1 2 3 4 तक ही दिखानी है। अगर हमारे पास इनसे ज़्यादा है तो हम 8 में से माइनस कर देंगे और वो उसकी संयोजकता आ जाती है, उस तत्व की वो संयोजकता निकल जाती है। अब देखो बेटा, यहाँ ये एग्जाम्पल लेना हमने सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का। तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा बेटा, 2 8 और 4। बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ता है।
जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है बेटा वही इसकी संयोजकता है, लेकिन यदि ये जैसे 4 से ज़्यादा आ जाएगी बेटा तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन वाले को देख रहे हो आप, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो अब इसको ये अष्टक का नियम पूरा करना होता है, तो 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन जब देगा बेटा ये तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए ये क्या करता है, अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करते हुए ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिसमें इसकी कम एनर्जी लगती है। तो इसकी संयोजकता क्या आएगी बेटा, 8 में से 6 माइनस कर दो तो ये आ जाएगी इसकी संयोजकता 2। आया समझ में बेटा? अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछली मेरी वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन समझाए बेटा, उसमें मैंने ये आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि हम कैसे किसी की संयोजकता निकालते हैं। अब ये आंसर देखते हैं बेटा, किसी परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कक्ष में ये इलेक्ट्रॉनों के लेने देने अथवा साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों के लेने देने अथवा साझा होने के कारण बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है और यह कोश पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हो बेटा 4 है तो संयोजकता 4 आ जाती है, और अगर आप इसको 8 में से माइनस करोगे तब भी 4 ही रहेगी। और एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ मैं बेटा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होगा 2, 8 और 7। अब ये देखो बाह्यतम कोश में इसके 7 है, तो ये इसकी संयोजकता नहीं है बेटा। जब यहाँ पर आपके 4 से ज़्यादा आ जाए तो इसको आप 8 में से माइनस कर दोगे और जो आंसर आएगा वही इसकी संयोजकता होती है। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। अब परमाणु संख्या क्या होती है बेटा, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे अब ये देख रहे हो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा Br की है, ब्रोमियम की है हमारे पास 35 और 79 की परमाणु संख्या दिख रही है। 35 मैंने आपको बताया था जो नीचे हम लिखते हैं ये परमाणु संख्या होती है, और ऊपर जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है बेटा, ठीक है। और ये नीचे है आपकी परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या आपके पास आ गई, और जो परमाणु संख्या होती है बेटा वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। ऐसे 8O16, O का मतलब है ऑक्सीजन, यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी है बेटा, 8 है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। पिछली वीडियो में भी बताया था बेटा आपको, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा। अब समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या देख रहे हो बेटा नीचे, और एक ही तत्व है, कार्बन है हमारे पास, एक ही एलिमेंट है, इसके परमाणु संख्या जो है 6 है, और इसका जब ऊपर आप देख रहे हो द्रव्यमान अलग अलग है, एक में 12 है एक में 14 है, तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। समभारिक बेटा जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, नाम से पता चल रहा है, इसमें समभारिक में क्या पता चल रहा है बेटा, इसमें भार समान होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो होता है समान होता है। और इसमें परमाणु द्रव्यमान समान कब होगा बेटा, जब हमारे पास अलग अलग तत्व होंगे, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या अलग अलग हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो जब परमाणु संख्या अलग अलग होगी और भार समान होगा तो ये कहलाते हैं समभारिक। और इसके एग्जाम्पल है आपके पास कैल्शियम और आर्गन, आपको ये इकट्ठा देना पड़ेगा एग्जाम्पल, तभी आप कह सकते हो कि परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है।
समस्थानिकों के उपयोग बेटा इनका कहाँ कहाँ होता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है और कैंसर के उपचार में भी कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। ये आई है बेटा, आई से बनता है आयोडीन, CO से बनता है कोबाल्ट और U से बनता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो Na+ का मतलब क्या है बेटा, Na+ का है सोडियम घन आवेश है, घनावेशित है। तो सोडियम की परमाणु संख्या आपको पता है बेटा 11 होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 1। जब सोडियम अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब ये इलेक्ट्रॉन खो देता है बेटा या दे देता है किसी को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। देखो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन वितरण ये होता है, ये नाभिक है, ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश और ये है तृतीय कोश। यहाँ पर प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्वितीय कोश में बेटा 8 होते हैं। दिख रहा है बेटा, ऐसे कहीं भी आप बना सकते हो। ये हो गया 8 और यहाँ पर होता है 1। तो जो ये 1 है ये क्या कर देगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। तो दे देता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, Na+। तो जब इसने दे दिया तो अब इसके बाकी के 2 कोश जो हैं बेटा फुल भरे रहे हैं, कंप्लीट होंगे, जिसे सोडियम आयन भी कहते हैं। अब जब प्लस आ जाता है तो इसे हम सोडियम आयन कहते हैं। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब होगा बेटा 2 8, क्योंकि 1 इसने दे दिया। प्लस का मतलब है 1 इसने दे दिया। अगर +2 होता तो बेटा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। जिसके ऊपर किसी के ऊपर अगर +2 आए तो उसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर आता है +2। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा 2 8, यहाँ पर, जिसमें दोनों कोश K और L पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। यही हमें बताना था बेटा कि इसके K और L कोश पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक, ब्रोमीन परमाणु दिख रहा है, 2 समस्थानिक दिख रहे हैं इसके बेटा। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब औसत परमाणु द्रव्यमान देखो बेटा कैसे निकालते हैं, दोनों का प्लस करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बेटा, ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, ये देखिए इसका यहाँ परमाणु द्रव्यमान लेंगे, गुणा में कितनी परसेंटेज है और परसेंटेज को हटा के बाय में 100 लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको हम बेटा यहाँ पर 2 से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि 2 ले रहे हम, तो 2 से डिवाइड करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 40 पॉइंट समथिंग। ठीक है बेटा, औसत निकालने के लिए दोनों का जोड़ करेंगे। अगर 2 चीज़ है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 चीज़ है तो 3 से डिवाइड करते हैं। मान लो 3 समस्थानिक होते तो 3 से डिवाइड करते। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। U मतलब यूनिट, इकाई। तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x16 और 8x18 का प्रतिशत क्या होगा। अब प्रतिशत पूछा गया बेटा, पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत दिया गया था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में प्रतिशत निकालना है। तो टोटल प्रतिशत कितना होता है बेटा, 100 होता है। अब एक समस्थानिक का तत्व x, यहाँ पर तत्व का नाम नहीं दिया बेटा, उसको x से डिनोट कर दिया गया है। तो तत्व x के नमूने में समस्थानिक, पहला जो समस्थानिक दिया है 8x16 का प्रतिशत k मान लिया, तो दूसरे का क्या होगा बेटा 100 - k, क्योंकि टोटल परसेंटेज होती है 100। तो एक को k लिया तो दूसरा क्या हो गया बेटा हमारा 100 - k। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब इसका हमें निकालना है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो 16 का k प्रतिशत प्लस 18 का 100 - k प्रतिशत, ये लगाना है बेटा आपको। 16.2 ये इसका है औसत परमाणु द्रव्यमान, ये दे रखा है बेटा।
16.2 ये यहाँ लगा दीजिए और 16 का k प्रतिशत लगाइए, 18 का 100 माइनस k प्रतिशत लगाइए और प्रतिशत के लिए बटे में 100 आ गया बेटा। इस 100 को आप यहाँ पर ले गए 16.2 इंटू 100 इस तरफ ले गए हम लेफ़्ट में बेटा। तो जब सोल्व करा तो ये पॉइंट हटाओगे तो बाय में 10 आ जाएगा और इस एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये आपका बन गया बेटा यहाँ पर कितना बन गया बेटा 1620, ठीक है, या 1620 बन गया। अब इसको ये 100 को तो आप इधर ले गए बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 16 के आया, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 के आया और यहाँ पर इनको माइनस किया तो -2 के आया बेटा और -2 को हम इधर ले गए तो प्लस का हो गया और 1600 को इधर ले आए तो माइनस हो गया। आपको पता होगा बेटा जब इक्वल टू से इधर उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो k बराबर आपका कितना आ गया बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया तो k बराबर आ गया 90, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, तो दूसरे समस्थानिक का आप कैसे निकाल लोगे बेटा, 100 में से माइनस कर दोगे तो ये हो गया आपका 100 माइनस 90 कितना हो गया 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, यदि तत्व का z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। z बराबर दे दिया, मतलब z का मतलब होता है बेटा परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या है हमारे पास 3, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3 को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा बेटा 2, पहले कोश में 2 आ सकते हैं, दूसरे कोश में बचे 1, तो संयोजकता है 1 और तत्व का नाम क्या हुआ बेटा लिथियम, जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है उस तत्व का नाम क्या होगा बेटा लिथियम। अगर आप 20 तक याद कर लोगे तो आप 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। अगर परमाणु संख्या 3 है तो संयोजकता कैसे निकाली बेटा हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से या इलेक्ट्रॉनिक वितरण से, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका, 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन जो है नीचे दिया गया है। ये दिख रहा है बेटा, प्रोटॉन दे रखे हैं, न्यूट्रॉन दे रखे हैं। अब प्रोटॉन देखिए x और y है ये आपके पास, x और y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है। x की द्रव्यमान, ये एलिमेंट का नाम ना देके बेटा यहाँ पर x और y लिख दिया है, ये तत्व हैं 2 आपके पास, इनकी आपको द्रव्यमान संख्या निकालनी है क्योंकि आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से आपको ऐड करना है, ये 6 प्रोटॉन लेने हैं और 6 न्यूट्रॉन लेने हैं। द्रव्यमान संख्या होती है बेटा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये आ गया 6 + 6 आपके पास आ गया 12, u लगा देते हैं। और इसी तरह से y का निकाला बेटा, यहाँ ऐसे प्लस करेंगे इनको 6 + 8 को, तो ये आ गया 14u। तो दोनों स्पीसीज कार्बन के समस्थानिक हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है बेटा 6 होती है और जो प्रोटॉन संख्या होती है वही क्या होती है परमाणु संख्या। याद रखना है बेटा आपको, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ये याद रखना है आपको, परमाणु संख्या बराबर है प्रोटॉनों की संख्या, और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप प्रोटॉनों की संख्या देखते ही बता सकते हो। अगर 1 नंबर में आए तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये प्रोटॉन 6 हैं, तो मतलब ये कार्बन के समस्थानिक हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने F और T देना है। F मतलब फॉल्स और T मतलब ट्रू, तो गलत के लिए F लिखना और सही के लिए T लिखना है, ट्रू लिखना है। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो ये क्या सही बात है बेटा, परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नहीं, उसने ये नहीं बताया था। तो ये क्या हो गया बेटा आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया बेटा आपका फॉल्स है ये।
एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। ये बात भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जो आती है वो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस करके आती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया आपका। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। ये आपने क्वेश्चनों में पढ़ा था बेटा। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये ट्रू हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, या खाली टी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टी लिखिए इसके लिए। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। ये बिल्कुल सही बात है बेटा, तो इसके लिए टी लिख देंगे। पहले वाली और दूसरे वाली बात गलत थी। अब देखो बेटा, अब आपने लगाना है प्रश्न संख्या 15, 16, 17 में सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। यहाँ बेटा आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन दिए गए हैं 15, 16 और 17, तो जो आंसर है उसके सामने हम टिक लगा देंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो किसकी खोज हुई थी बेटा इससे, परमाणु केंद्रक की। किसकी खोज हुई थी बेटा, परमाणु केंद्रक की। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटे एक तत्व के समस्थानिक में, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो क्या होता है बेटा इसमें, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि हमने कही कि समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। और रासायनिक गुण भी इसके फिर क्या हुए, जब परमाणु संख्या समान है तो ये भी गलत हो गया। रासायनिक गुण उनके क्या होंगे, समान होंगे, भौतिक गुण भी उनसे मिलते जुलते होंगे। तो इसमें क्या चीज़ अलग होगी बेटा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो ये वाला सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है बेटा। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी संख्या है बेटा इसमें, Cl- में। माइनस का मतलब है एक, आपको अभी समझाया था। Cl का मतलब है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो गया 287। तो ये 7 में बेटा इसने क्या करा, अपने 7 को क्या करेगा, ये 7 में 8 जब पूरे करेगा तो अष्टक बनाने के लिए इसको किसी से एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है बेटा, जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब ये लेता है बेटा तो ये माइनस बन जाएगा। जब किसी से ले लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस। तो अब इसके पास हो जाएंगे 2, 8 और 8। तो इसमें जो संयोजकता है वो कितनी आ गई बेटा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 8। आया समझ में बेटा, ये लास्ट में बन गए इसके 8। ठीक है, ओके बेटा। ये आप ऐसे इस पे टिक कर सकते हो, बाकी सब पे गलत लगा सकते हो। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सोडियम की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए बेटा, Na। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 281। अब ढूंढिए, ये बेटा सीरियल भी यही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप कईयों में देख रहे हैं 281 है, लेकिन वो आगे पीछे है, तो इसको हम सही नहीं कह सकते, इसको भी सही नहीं कह सकते। तो सही आपका होगा जिसमें फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे और थर्ड में 1 होंगे। लास्ट देखिए बेटा, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या आपको दे रखी है, द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीसीज। स्पीसीज मतलब आपको तत्व लिखना है कि ये कौन सा तत्व है, तत्व का नाम देना बेटा। अब देखिए कैसे फिल करते हैं, आपको मैंने सारी चीज़ें सिखाई है लेसन में निकालनी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा,
द्रव्यमान संख्या के लिए हम किस किस को प्लस करते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को। अब यहाँ पर प्रोटॉन नहीं दिख रहे बेटा आपको, तो प्रोटॉन किसके बराबर बताए थे आपको? परमाणु संख्या के बराबर। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई बेटा? 9 आ गई। जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या आप निकाल सकते हो बेटा। प्रोटॉनों की संख्या 9 आई, तो द्रव्यमान क्या निकाला? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ करोगे 10 + 9, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 19। अब 19 आ गया तो बेटा ये आप देख रहे हो परमाणु संख्या तो हमारे पास 9 है और इसकी द्रव्यमान संख्या है 19। तो 9 परमाणु संख्या से क्या नाम होता है बेटा? आपको पता होगा, फ्लोरीन। क्या नाम होता है बेटा? फ्लोरीन। इस तरह से आप ये पूरी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार फिर से बता देती हूँ, जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही, देखो इस टेबल से बता देती हूँ, जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस तरह सेकंड वाले को देखो बेटा, यहाँ पर फटाफट से लिख दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी। और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए बेटा, तो ये आ गई आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है बेटा। और जिसकी परमाणु संख्या 16 हो उसका नाम होता है सल्फर। इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ देखो प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है, तो ये परमाणु संख्या भी यही हो गई, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए बेटा, तो आपका क्या आ गया? यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। अब 12 किसका होता है बेटा? 12 परमाणु संख्या किसकी होती है? मैग्नीशियम की। तो यहाँ आप मैग्नीशियम लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पूरा लेसन समझ आ गया होगा बेटा। तो आप इस टेबल को चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो मैडम ने लिखा है। अब आप भी इस तरह से इस टेबल को, ये बाकी के 2 बचे हुए पार्ट है, पूरा कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के MCQ क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से दोबारा से मिलेगी आपकी सुदेश मैडम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो सब्सक्राइब करना आप ज़रूर से ज़रूर करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। ओके बेटा, बाय बाय।